आज के टॉपिक में जो मैं कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, साइंस का आपका प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटिव सारे क्वेश्चन मोस्ट इसमें आपके लिए मैं कराऊंगा और हर चीज़ आपको इसमें बता के चलूँगा कि कौन से टॉपिक में आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे कवर मैं इसमें आपको कराऊंगा जितने भी आपके क्वेश्चन रेलवे टेक्नीशियन और एलपी में पूछे गए हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और इससे रिलेटिव यहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटिव सारी जानकारी यहाँ पर मिलते रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो पहला क्वेश्चन है रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, देखिए जो रक्तहीन सर्जरी होती है वो आपकी लेजर के माध्यम से की जाती है। ठीक है, किसके माध्यम से की जाती है, लेजर के माध्यम से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बता दूं तो जितनी भी के लेजर से क्या होता है उसमें आपका कोई भी रक्त नहीं बहता है जब सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो आपका लेजर का प्रयोग अगर यहाँ पे तो रक्तहीन सर्जरी काय से की जाती है आपकी लेजर से। अब लेजर का प्रयोग काय में होता है, तो लेजर का प्रयोग जो होता है आपका चिकित्सा क्षेत्र में होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है तो लेजर का प्रयोग काय में होता है आपका चिकित्सा क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो लेजर का प्रयोग काय में होता है आपका चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, तो अब चिकित्सा क्षेत्र में किस किस काम में आती है, तो ये आपकी आती है गुर्दे की पथरी के लिए भी। ठीक है, गुर्दे की पथरी के लिए भी। ठीक है, गुर्दे की पथरी निकालने में भी लेजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंखों की सर्जरी में, आंखों की सर्जरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंखों की सर्जरी में, आंखों की सर्जरी में देखिए लेजर के प्रयोग बता रहा हूँ। ठीक है, और दांतों के इलाज में, दांतों के इलाज में काय का प्रयोग किया जाता है आपका लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपका हृदय संबंधित बीमारी जो होती है, हृदय संबंधित बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हृदय संबंधित बीमारी में भी। तो यहाँ पे तो हृदय संबंधी बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर हृदय संबंधी बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हृदय संबंधित बीमारी में भी। तो इस चीज़ को यहाँ पर जितने भी बता रहा हूँ मैं सारे आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन इसमें आपके बन जाएंगे। ठीक है, हृदय संबंधित बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर का। चलिए, तो ये हो गया। अब लेजर आपका तकनीक, लेजर तकनीक जो होती है आपकी कैंसर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काय में किया जाता है, कैंसर में भी इसका प्रयोग, बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आपका त्वचा से संबंधित, त्वचा के उपचार में भी लेजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, त्वचा का उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्मृति में सुधार के लिए जो किया जाता है वो किस पौधे का उपयोग किया जाता है, अगर उसकी बात की जाए, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे स्मृति सुधार में किस उसका प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, किस पौधे का, तो इसमें किया जाता है आपका ब्राही पौधे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, ब्राही पौधे का उपयोग किया जाता है। देखिए स्मृति सुधार में ब्राही पौधे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर नोट कर लेना। अगर इसकी बात करूँ ब्राही पौधे की, तो यहाँ पर देखिए ब्राही पौधे की अगर बात की जाए तो बंगाल का ब्राही साग पौधा देश में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, कहाँ का आपका, बंगाल का, बंगाल का ब्राही साग पौधा, ब्राही साग पौधा क्या है आपका
सबस्ट्रेट है देश का, ठीक है। ब्राही में इसमें पाया क्या जाता है, देखिए इसमें जो पाया जाता है, अगर उसकी बात करूं, जो इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है आपका बेकोसाइट ए पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है आपका, बेकोसाइट ए पाया जाता है इसमें, ठीक है। बेकोसाइट ए पाया जाता है इसमें, ठीक है, शाक ब्राही पौधे में, ठीक है। इससे क्या होता है, स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है। ब्राही का जो वानस्पतिक नाम है, अगर इसकी बात करूं वानस्पतिक नाम की, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे आपसे वानस्पतिक नाम, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, वो आपका बोकोपो मोरिएरी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, बोकोपो मोरिएरी, ठीक है, बोकोपो मोरिएरी। तो इसका ये वनस्पति नाम है, ठीक है। और ये आपका जो प्रजाति की, अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछे इसकी प्रजाति क्या है, अगर इसकी बात करूँ प्रजाति की, तो इसकी जो प्रजाति है वो सैक्रोफुलेरेसी है, ठीक है। सैक्रोफुलेरेसी इसकी जो है प्रजाति है, ठीक है, सैक्रोफुलेरेसी, तो ये इसकी प्रजाति है, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन बन गए, देखिए यहाँ से अगर पूछता है तो इसे ही बता सकते हैं, कहाँ का है बंगाल का ब्राही शाक पौधा सबश्रेष्ठ है देश का, और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें बेकोसाइट ए पाया जाता है। वनस्पति का नाम क्या है इसका, बेकोपो मेरिएरी इसका वनस्पति नाम है, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चन कितने हो गए, एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको सारा फिजिक्स केमिस्ट्री आगे कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलें, बाद में आपको उसको पीडीएफ को यूज कर करके नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यौन संक्रामक रोग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यौन संक्रामक रोग होता कैसे है। देखिए यौन संक्रामक रोग जो होता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, कैसे होता है आपका, सूक्ष्म जीवों से होता है, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर नोट कर लेना, ये जो होता है आपका सूक्ष्म जीवों से होता है रोग, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से ये रोग होता है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, सूक्ष्म जीवों से होता है। अब सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से आते हैं आपके, इसमें बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के कारण भी ये रोग होता है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया या आपका कवक, बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी के कारण ये आपका रोग होता है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, बैक्टीरिया, कवक, वायरस, परजीवी के कारण ये रोग होता है, जो मुख्य रूप से आपका संभोग के दौरान रक्त, वीर्य और योनि तरल पदार्थ द्वारा प्रेषित होते हैं। इसमें जो होता है आपका क्या क्या होता है, एड्स भी होता है, ठीक है, और आपका सिफिलिस भी होता है, और आपका जो होता है, और आपका देखिए इसमें आपका एड्स, सिफिलिस और आपका हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। तो ये तीनों रोग तो इसमें होते हैं, लेकिन आपका जो यक्ष्मा है, यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ तो यक्ष्मा ये रोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका रोग का आपका एक टीबी का रोग है, ठीक है। तो ये यक्ष्मा काय का है एक, देखिए ये आपका जीवाणु जनित रोग है, यक्ष्मा क्या आपका जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, जीवाणु जनित रोग है आपका यक्ष्मा, ठीक है। तो ये आपका जीवाणु जनित रोग है, जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबुलस जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसमें आपके जितने भी देखिए, अब एड्स भी, हेपेटाइटिस बी भी और सिफिलिस भी, इसमें ये आपके यौन संक्रामक रोग हैं, ठीक है। तो आपका यक्ष्मा इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं, ठीक है। तो किसके कारण हवा से भर जाते हैं उसकी बात यहाँ पे अगर की जाए, देखिए तो फेफड़े शरीर के अंदर क्या होता है आपका, रुधिर एवं ऊतक द्रव के माध्यम से होने वाले जो गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं,
जो होता है आंतरिक श्वसन कहते हैं। और अंत श्वसन के दौरान जो है आपके फेफड़े दबाव के कारण क्या होते हैं, भर जाते हैं। ठीक है, दबाव फेफड़े दबाव के कारण हवा से आपके क्या होते हैं, तो भर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़े की स्फीति। ठीक है, संकोचन से नहीं भरते, फेफड़ों के फैलाव, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फेफड़े के रुक जाने से नहीं होता। ठीक है, तो फेफड़े की स्फीति के कारण हवा, तो इसके कारण दौरान फेफड़े स्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी को निम्न में से किस समूह में रखा जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बिना कोशिकीय बहुकोशिकीय प्राणियों को जो रखते हैं हम, वो एनिमिलिया समूह में रखते हैं। ठीक है, काय में रखते हैं, एनिमिलिया समूह में रखते हैं। ठीक है, देखिए इसे मेटाजोआबी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे मेटाजोआबी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे मेटाजोआबी कहा जाता है। अब कोशिका भित्ति जो होती है, अगर इसकी बात करूं कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति आपकी जो होती है पादक जगत के पौधे में जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है कोशिका भित्ति, आपके पादक जगत के पौधों में पाया जाता है। लेकिन एनिमिलिया की बात करूं तो ये आपका जंतु जगत के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जंतु जगत के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो जंतु जगत का समूह है ये, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, कोशिका भित्ति आपका पादक जगत का समूह है और एनिमिलिया आपका जंतु जगत का समूह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसे जाना जाता है, अगर इसकी बात करूं, देखिए तो कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका राइबोसोम को। ठीक है, तो राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब राइबोसोम की अगर बात करूं तो राइबोसोम में जो होते हैं आपके आरएनए और प्रोटीन, इसमें देखिए इसमें राइबोसोम में आपका एक तो आरएनए और आपका प्रोटीन दोनों से ही बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों से अंतर संरचना के अंतर बना होता है। तो ये आपका कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान है। ठीक है, ये क्या है, कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण का स्थान है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण का स्थान होता है। ठीक है, संश्लेषण, तो संश्लेषण का भी स्थान होता है ये, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो राइबोसोम आपका क्या है, कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण का स्थान कारखाने के रूप में भी जाना जाता है और प्रोटीन संश्लेषण का स्थान भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ, इनमें से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी प्रकृति की है। देखिए तो इसमें जो है निष्क्रिय गैस की बात करूं तो वो है आपकी रेडान। ठीक है, निष्क्रिय गैस क्या है इसमें आपकी, रेडान है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पर रेडान जो है आपकी रेडियोधर्मी प्रकृति की एक निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी के 18 जो समूह हैं, 18 समूह, ठीक है, उसमें आपकी क्या है, 6 निष्क्रिय गैस हैं, 6 आपकी निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है, 6 निष्क्रिय गैस हैं जिसमें आपकी हीलियम आती है। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सी गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें नहीं है का था। ठीक है, प्रकृति की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, नहीं है। ठीक है,
तो इसमें आपकी जो होती है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी जो गैस है, देखिए आर्गन भी होती है निष्क्रिय गैस, ठीक है, तो क्रिप्टॉन भी होती है, नियान आपकी नियान भी होती है और रेडान भी होती है। तो यहाँ पर जो नहीं है, अगर उसकी बात की जाए तो रेडान यहाँ पर गैस आपकी निष्क्रिय गैस, ठीक है, तो रेडियो धनी प्रकृति की है। तो यहाँ पे रेडान क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं है। तो ये आपकी देखिए रेडान भी, तो यहाँ पर आर्गन सारी क्या है, निष्क्रिय गैस हैं, ठीक है, तो ये आंसर थोड़ा, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारी गैसें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, सारी गैसें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका बाईं ओर, ठीक है, कहाँ पर रखा जाता है? बाईं ओर। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहले क्या रखते हैं कि क्रम्स की अगर बात करूँ तो क्रम्स में हम रखते हैं क्षार धातु, ठीक है, क्षार धातु, उसके बाद क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो किधर रखा जा रहा है, हम इस किधर रखते हैं, इसको बाएं रखते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं अगर जाते हैं तो धात्विक जो गुण होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, धात्विक जो गुण होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे धात्विक गुण दाएं से बाएं जाने पर गुण घट जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, घट जाता है। और आद्विक गुण क्या होता है? बढ़ जाता है। आद्विक गुण क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, आद्विक गुण बढ़ जाता है, ठीक है। तो आद्विक गुण क्या होता है? यहाँ पर बढ़ जाता है, धात्विक गुण घट जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर भी नोट कर लेना, इस चीज़ को। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए तो इसे कहते हैं, हम अगर इसकी बात करूं तो इसे कहते हैं अपचयन, ठीक है। क्या कहते हैं? अपचयन। जब कोई रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक साथ घटित होते हैं, ठीक है। एक तो आपका ऑक्सीकरण, अगर यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और आपका अपचयन, अपचयन, तो ये क्या होते हैं? आपके एक साथ घटित होते हैं, ठीक है। अगर एक साथ घटित हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अगर एक साथ घटित हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं हम उपापचयी अभिक्रिया, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम? उपापचयी अभिक्रिया। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन क्रिया। अगर ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ घटित होते हैं तो इस क्रिया को उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अगर इसकी बात की जाए, देखिए रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं आपके? जिसमें आपके नए पदार्थ बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपके? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है प्रक्रिया, ये अनुत्क्रमण प्रक्रिया है, ठीक है। क्या आपकी? एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है ये जो होती है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कौन सी आपकी? अनुत्क्रमण प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद, यानी कि क्या होता है इसमें? रासायनिक परिवर्तन के बाद
अगर यहाँ पे बात करूँ रासायनिक परिवर्तन के बाद वो अपनी यानी कि मूल पदार्थ में मूल अवस्था में अगर बात करूँ यहाँ पे मूल अवस्था में नहीं आ सकते। ठीक है, मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लेना, मूर्त यानी कि मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है मक्खन का खट्टा होना। यहाँ पर अगर बात करूँ मक्खन का खट्टा हो गया तो उससे पहले जैसा था उसको नहीं कर सकते हम। ठीक है, कागज़ का जलना हो गया, कागज़ का जलना, तो कागज़ जलने के बाद उसको कागज़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो बहुत सारे उदाहरण इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन के बाद इन्हें हम इसकी मूल अवस्था में नहीं ला सकते इन पदार्थों को। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होगा, प्रकाश वर्ण विक्षेपित होगा। ठीक है, तो प्रकाश क्या होगा, वर्ण विक्षेपित होगा। देखिए सूर्य के प्रकाश से तो प्रकाश कैसा होगा, वर्ण विक्षेपित होगा। अब सूर्य के प्रकाश से अगर बात करूँ यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का जो होता है, सूर्य के प्रकाश में जो बैगनी रंग होता है उसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसका विक्षेपण क्या होता है, सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, बैगनी रंग का विक्षेपण क्या होता है आपका, सबसे अधिक होता है। ठीक है, विक्षेपण क्या होता है इसका, अधिक होता है। अगर बात करूँ लाल रंग की तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है आपका, कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम होता है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। देखिए एक माध्यम की अगर बात करूँ, किसी माध्यम में अगर ध्वनि की गति जो है निर्धारित कौन करता है उसकी अगर यहाँ पे बात की, देखिए किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकेंड जितनी दूरी तय करती है। ठीक है, अगर कोई माध्यम है अगर उसमें जितनी सेकेंड ध्वनि यानी कि ध्वनि जो है जितनी ध्वनि प्रति सेकेंड जितनी दूरी तय करती है। ठीक है, ध्वनि प्रति सेकेंड जितनी दूरी तय करती है, दूरी क्या है, तय करती है, तो उसे माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ध्वनि का वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, ध्वनि का वेग, जो ये दूरी तय करती है। अब ध्वनि क्या आपकी एक यांत्रिक तरंग है। अगर ध्वनि की बात करूं तो ध्वनि क्या आपकी एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, क्या है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है तो तरंग जिसके संचारण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके संचारण के लिए क्या होता है, अगर संचारण की बात करूं तो संचारण के लिए इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है इसमें। निर्वात में ध्वनि का संचारण नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान कर लेना, निर्वात में ध्वनि का संचारण नहीं होता है। ठीक है, तो निर्वात में क्या होता है, ध्वनि का संचारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना यहाँ पर। जबकि वायु और गैसों में कायम होता है आपका, वायु और गैसों में। ठीक है, वायु और गैसों में ध्वनि का संचारण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन कितने बन गए इस पर, देखिए निर्वात में इसका संचारण नहीं होता ध्वनि का, और ध्वनि का वेग प्रति सेकंड में दूरी तय करती है, वो ध्वनि का वेग कराता है। और ध्वनि जो है आपकी यांत्रिक तरंग है, और ध्वनि के लिए संचारण के यानी कि माध्यम की आवश्यकता, संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गैसों में ध्वनि का संचारण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ठीक है, और जो गैसों में होता है वो संचारण जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ठीक है, काय में होता है आपका, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है संचारण इसका। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि एक
माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है, यानी कोई भी माध्यम होगा जब भी हम ध्वनि की गति को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूं ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है। ठीक है, तो ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार की अगर बात करूं तो ये कैसा है, तो ये आपका अंडाकार है। ठीक है, कैसा है आपका, अंडाकार है, अंडाकार है। ठीक है, तो अंडाकार है एक परिपथ जो है इसका, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ये कैसा है आपका, अंडाकार है। अब इसमें अंडाकार आंसर क्या आपका, सी। अब यहाँ पे बात करूँ, देखिए सूर्य के जो चारों ओर हैं, सूर्य की अगर बात करूँ, ये आपका सूर्य है, इसके जो चारों ओर जो फैले हुए हैं वो आपके ग्रह है। ठीक है, क्या क्या आपके ग्रह, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह, तारे, तारे, उल्का पिंड, क्या है आपके, उल्का पिंड, तो ये इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, तो समूह जो है ये सारा क्या कहलाता है आपका, ये समूह जो कहलाता है क्या कहलाता है आपका, सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, सौर मंडल कहलाता है, जो चारों तरफ इसके फैला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। और यहाँ पे अगर बात करूँ सूर्य से ग्रहों की दूरी का जो क्रम है, अगर बात करूँ सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, ठीक है, सूर्य से ग्रहों की दूरी का जो क्रम है, अगर क्रम की बात करूं दूरी क्रम की, तो दूरी क्रम की अगर बात करूं, दूरी का जो क्रम है वो पहले क्या आता है इसमें आपका, उसमें आता है पहले आपका, देखिए बुध, ठीक है, बुध के बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आता है आपका मंगल, मंगल के बाद की अगर बात करूं बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका शनि, ठीक है, शनि के बाद आपका अरुण, और अरुण के बाद आपका आ जाएगा वरुण। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। आंसर क्या है आपका, अंडाकार। ठीक है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है, अंडाकार है। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे आपको इसी टाइप से कराऊंगा, सारा उसका बता के चलूंगा हर एक आंसर के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहां पे अगर बात करूं, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होती हैं। देखिए यहां पे अगर बात करूं तो हम अगर कोई पेड़ पे अगर किसी को हिलाते हैं तो ये जो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं वो जड़त्व के कारण होती हैं। ठीक है, किसके कारण अलग हो जाती हैं, जड़त्व के कारण। कोई एक अपनी अवस्था में खड़ी हुई है, अगर उसको हम उस पर अगर उसको हिलाएंगे तो उसका जड़त्व क्या होगा, ठीक है, तो उसके कारण पत्तियां पेड़ से अलग हो जाएंगी। तो किसके कारण होती हैं, आपकी जड़त्व के कारण पेड़ की पत्तियां उससे अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, जड़त्व का जब मैं आपको थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा अभी। ठीक है, तो आप इतना समझ लें, जड़त्व के कारण कोई चीज़ अलग होती है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई इकाई की बात करूं तो फोकस दूरी की जो एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी मीटर। ठीक है, तो आपको जब इकाइयाँ पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मीटर वगैरह भी बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको जब पढ़ाऊंगा मैं आगे थ्योरी में, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, मैं थ्योरी में आपको लेकर चलूँगा इसका। तो सारी उसमें आपकी कौन सी एसआई इकाई किसकी होती है, सेंटीमीटर किसकी होती है, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सारी बताऊँगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल आपको प्रैक्टिस में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो थ्योरी में आपका ये सारा आ जाएगा बाकी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चन लेके चलूँगा जो आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लें। अगर इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कल। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर करें। धन्यवाद।